COPD once again it is also considered as an important one और आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। देखते हैं साहब COPD क्या है। तो COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका मतलब ये है, फुल फॉर्म अगर देखें तो आप बोल सकते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। मतलब सिंपल है कि ये डिजीज हैं, किसकी हैं? लंग्स की, जो कि कैसी हैं? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव। फिर से बोल रहा हूँ, ये डिजीजेज हैं लंग्स की, जो कि क्रॉनिक हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और उसका वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे? एयरवेज के अंदर। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनको हम COPD बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है। नॉर्मली क्या होता है साहब, नॉर्मली अगर आप लंग्स को देखते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखते हैं, तो जो हवा का अंतर्गमन और बहिर्गमन हो रहा है, इनहलेशन और एक्सलेशन हो रहा है, वह एफर्टलेस हो रहा है। आपको कोई एफर्ट्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, यह अनायास हो रहा है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये जो लंग्स है उसके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे, जो कि चेंजेस कैसे होंगे? क्रॉनिक होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, और उन चेंजेस का वजह से क्या होएगा? एयरवे में सब ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है। तो ऐसा जो बीमारी है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? COPD बोलते हैं। तो वंस अगेन आई एम डिफाइनिंग यू, दीज आर द डिजीज ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा। और उसका वजह से क्या हो रहा है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। कहाँ पे? हवा के अंतर्गमन और बहिर्गमन में। तो ये जो बीमारियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ डिफाइन करके रखे हैं। COPD को हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, कोल्ड भी बोल सकते हैं आप, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। ये अलग अलग नोमेनक्लेचर है। जो भी है उसका मतलब क्या निकलता है? मतलब यही निकलता है कि यह डिजीज हैं, किसकी है बेटा? लंग्स की। ये किसकी डिजीज है? लंग्स की। क्या कुछ होता होगा? कहाँ कुछ होता होगा? एयरवेज में कुछ होता होगा। कैसा होता होगा? क्रॉनिक होता होगा, प्रोग्रेसिव होता होगा, इरिवर्सिबल होता होगा। मैं बोल रहा हूँ ये डिजीज़ है लंग्स की, ये डिजीज़ है एयरवे की, ये डिजीज़ है पल्मोनरी सिस्टम की, जहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटोरिएशन हो रहा है। इसका लंग्स का, लंग्स की पैरेन्काइमा का, और उसका वजह से एयरवे में क्या बढ़ रहा है? एयरवेज में बढ़ रहा है बेटा रेजिस्टेंस। श्वास लेने में और छोड़ने में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा जो बीमारी है उसको हम बोल रहे हैं COPD। तो वही लिखा है कि दीज आर द डिजीज ऑफ लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ एयरवेज। बात वही लिख रखा है कि अब बीमारी है लंग्स की, जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? क्रॉनिक धीरे धीरे करके बढ़ते हुए क्रम में परमानेंटली डिटोरिएशन हो रहा है एयरवे में, और उसका वजह से कहीं ना कहीं रुकावट महसूस हो रही है सांस को लेने में और छोड़ने में। तो ऐसा अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रोग्रेसिव मैनर में होता है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? COPD बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि साहब इसके क्या टाइप्स हैं या क्या क्लासिफिकेशन है। तो बेटा COPD के अंदर कुछ बीमारियों को हम कैटेगराइज करके रखें।
पहला जो डिजीज है जिसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा जो डिजीज है उसका नाम है ब्रोंकियोक्टेसिस। तीसरा जो डिजीज है जो सीओपीडी का पार्ट हो सकता है उसका नाम है एम्फाइसीमा। ये तीनों डिजीजेस हैं वो सीओपीडी में कंसिडर करेंगे। और एक और डिजीज है जिसका नाम है अस्थमा, जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन में इसका पार्ट हुआ करता था, बट नाउ डे हम उसको डिफरेंस मानते हैं, उसको हम मानते हैं। अस्थमा में समानता क्या है सीओपीडी से? तो सिंपल सी बात है, पल्मोनरी डिजीजेस हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है अस्थमा में भी। लेकिन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कैसा है बेटा? रिवर्सिबल। जबकि यहाँ पे सब कुछ कैसा हो रहा है? क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। हो क्या रहा है यहाँ पे भी? ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई अगर आपको पूछे कि सीओपीडी के टाइप क्या हैं, तो आप बोलिएगा क्या टाइप हैं? तो आप बोलिएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोक्टेसिस है और एम्फाइसीमा है। ये तीनों हम सीओपीडी समझते हैं। ठीक है। अस्थमा है उसको क्लासिफिकेशन में पहले रखते थे, आजकल हम इसको अलग करते हैं। तो क्लासिकली ये 3 टाइप है। दूसरी बात, अस्थमा को क्यों सीओपीडी बोला जा सकता है? तो आप इसका आंसर देंगे कि अस्थमा भी क्रॉनिक है, लिटिल बिट प्रोग्रेसिव है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव भी है, इसलिए अस्थमा को हमने सीओपीडी में रखा था। फिर बात आता है कि अस्थमा को सीओपीडी से बाहर क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है और ये जो चेंजेस हैं जो एयरवे में हो रहे हैं, अगर आप उनको सही समय पे एड्रेस करते हो तो ये क्या है भैया? रिवर्सिबल है। तो ये जो रिवर्सिबल नेचर है उसका वजह से हमने अस्थमा को बाहर रखा। लेकिन अंदर रखना है तो आप बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर जो है उसका वजह से आप अंदर ला सकते हैं। तो मैं तो जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ आपको कि सीओपीडी और अस्थमा में समानता क्या है। तो आप बोलेंगे समानता है कि दोनों क्रॉनिक डिजीजेज हैं और दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज हैं, ये समानता है। असमानता क्या है? तो असमानता है साहब, सीओपीडी तो इरिवर्सिबल है, लेकिन अस्थमा को अगर आप एड्रेस करते हो तो वो शायद क्या है? रिवर्सिबल है। तो ये जो रिवर्सिबल नेचर है वो असमानता है। तो ठीक है, हम इन चारों डिजीजेस को एक साथ पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो धैर्य बनाए रखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। अभी मैंने क्या बताया? ओनली सिंपल ये बताया कि सीओपीडी कोल्ड या सीओडी का क्या मतलब है। तो दीज आर द डिजीज ऑफ लंग्स, these are the diseases of airway, these are the disease of pulmonary system, where what exactly happen? Chronic progressive irreversible deterioration is happening. Chronic progressive irreversible deterioration is happening somewhere into airway, somewhere into lungs, and because of that what individual is suffering? Individual may have increased resistance in airway and the respiration become what? More effortful. हम उसी को बोलते हैं सीओपीडी। ये टाइप हो गए 1, 2, 3। अस्थमा एक चौथा बीमारी है। कुछ चीज़ें वह सीओपीडी जैसी रखता है और कुछ चीज़ें वह सीओपीडी से जुदा करता है। तो ठीक है, हम इन चारों चीज़ों को एट ए टाइम डिस्कस करने का कोशिश करें। अब मैं आता हूँ और लेता हूँ पहला कंडीशन जिसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्या है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? तो बेटा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो एक्सप्लेनेशन है वह कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मतलब क्या बोला? ये लंग्स है और इस लंग्स में ब्रोंकाई होती होंगी और इन ब्रोंकाई में कुछ चेंजेस होते होंगे जो कि कैसे होते होंगे? क्रोनिक, और उसका वजह से इंडिविजुअल में कुछ साइन और सिम्टम्स आते हैं। तो हम उसको डिफाइन करके बोलते हैं कि मरीज को क्या है बेटा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? तो बोला है यह एक प्रकार का सीओपीडी,
जो प्रदर्शित होता है प्रोडक्टिव कर्व फॉर 3 मंथ इन 2 सक्सेसिव ईयर, जहाँ पे कोई अन्य कारण खांसी का कंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छे से सुनिएगा, क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? तो आप बोलेंगे यह एक प्रकार का सीओपीडी है जो कैरेक्टराइज होता है प्रोडक्टिव कफ, मतलब इसका जो क्लासिकल फाइंडिंग है वो क्या है? प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 मंथ इन 2 सक्सेसिव ईयर। समझिएगा कि कोई क्लाइंट है जिसको 3 महीने तक खांसी रहती है और 2 लगातार सालों में रहती है, जैसे 2019 में और 2020 में 3-3 महीने तक उस व्यक्ति को खांसी रही थी, और फिर हमने देखा कि उस खांसी का कोई एग्जैक्ट कॉज हम कर पा रहे हैं? नहीं साहब, कोई भी कॉज को हम डिनोट नहीं कर पाए, तो शायद हम बोलेंगे इस मरीज को क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। समझे आप? तो सीधा बात है, क्या है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? तो आप इसका फंक्शनल एक्सप्लेनेशन है, फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, अ टाइप ऑफ सीओपीडी that characterized by productive cough for 3 months in 2 successive years where the other cause of cough is excluded। अगर मरीज को खांसी हो रही है और उसके पीछे कारण अगर आपको मिलता कि यार उसको तो ट्यूबरकुलोसिस है या उसको तो कार्डियक फेलियर है, तो आप उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं बोलते। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बोली गई है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, कि कोई व्यक्ति को 3 महीने तक खांसी हो रही है, 2 लगातार सालों में हो रही है, और कोई भी पुख्ता कॉज उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हो ना हो इस इंडिविजुअल के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री है, उस ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल चेंजेस हुए हैं, और ये जो चेंजेस हैं वही इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो बात तो घूम फिर के वही आई, यहाँ एक्सप्लेनेशन फंक्शनल है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो क्या हुआ? लंग्स है बेटा, लंग्स में ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में क्या होता होगा? क्रोनिक चेंजेस होते होंगे, और उन क्रोनिक चेंजेस का वजह से उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? साहब 3 महीने तक खांसी हो रही है। समझ में आया? और 3 महीने तक खांसी 2 लगातार सालों में, और कोई अन्य कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं गिना जा रहा है, तो होनो इंडिविजुअल को क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो थोड़ा हम फास्ट डिस्कस करेंगे, जल्दी डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो CHO का सिलेबस है वो क्वाइट डिफरेंट है रिलेटिवली, है ना? तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं बेटा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के क्या कॉजेज? तो कॉज नहीं है तो हमने कुछ रिस्क फैक्टर कंक्लूड करें, जो कि हो सकता है स्मोकिंग। जो भी इंडिविजुअल एक्टिव स्मोकर है या पैसिव स्मोकर है, उसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मरीज को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, हिस्ट्री के अंदर जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप क्या पूछेंगे? तो याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम यही पूछेंगे कि भाई साहब आप स्मोकिंग करते हो या आप स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हो, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है किसका? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्मोकिंग, चाहे आप एक्टिव कर रहे हो या पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। दूसरा इम्पोर्टेंट, एयर पोल्यूशन। ठीक है साहब, एयर पॉल्यूटेड है, हर जगह है भारत में, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बता रखे हैं। तो पहला तो ये हैबिट हो गया स्मोकिंग, जहाँ पे इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, अब स्मोक करेगा तो हर ब्रेथ के साथ, जब भी वह सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा या हुक्का पिएगा, वह क्या करेगा? वह एयरवे के अंदर हर बार डस्ट, फ्यूम, गैस को एयरवे में, कहाँ पे बेटा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर ले जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग में तो क्या होगा? एज अ शॉक वो आदमी क्या करेगा? उन डस्ट को, फ्यूम्स को, गैस को, केमिकल को एयरवे के अंदर अंतर्गमन बहिर्गमन करता रहेगा।
इमेजिन करो ये आपका ब्रोंकाई है। क्या है बच्चे? ब्रोंकाई। और ये आपका ब्रोंकियल म्यूकोसा है। ठीक है, ये आपका सुडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम जो भी। अगर मैं कहूँ कि आप बार बार एक्सचेंज कर रहे हो इन सब्सटेंस को, कहाँ पे? एयरवे के अंदर, ऐसा, तो क्या होएगा? ये यहाँ पे इरिटेशन कॉज करेंगे, और इरिटेशन का वजह से क्या होएगा? कुछ डिफेंसिव और अडेप्टिव चेंजेस होंगे। और ये जो डिफेंसिव और एडेप्टिव चेंजेस होते हैं वो क्या करेंगे? ये जो ल्यूमन है, ये जो ब्रोंकाई है, उस ब्रोंकाई में ऐसे चेंजेस करेंगे कि मरीज में हमने जो पढ़ा था वो साइन और सिम्टम्स आने लगे। तो मैं जल्दी से बोलता हूँ, स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग के अलावा एयर पॉल्यूशन, ये बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है, नोबडी इज इवन थिंकिंग अबाउट दिस। पूरी वायु क्या है साहब? पॉल्यूटेड है। वायु में क्या है? वही डस्ट है, फ्यूम है, गैस है, केमिकल है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, हमारा जॉब ऐसा है कि हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ईंट के भट्टे पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किस में एक्सपोज हो रहे हैं? हम एक्सपोज हो रहे हैं डस्ट में, फ्यूम में। वही बात आ गई। डोमेस्टिक एक्सपोजर, आजकल तो गैस आ गया प्रधानमंत्री की योजना के तहत, अन्यथा कंडे जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, और कहीं ना कहीं आप देखते थे पूरे घर के अंदर धुआं उड़ता था। आप भी स्मेल कर रहे हो, घर के और व्यक्ति भी स्मेल कर रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक एक्सपोजर भी था। रेजिडेंस बेटा, आपका घर ऐसी जगह पे है, यहाँ तो आपका घर है वह रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, भिवाड़ी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको न शौक करने का ज़रूरत है, न आपको जॉब करने का ज़रूरत है। बस आपका घर अगर वैसी जगह पे है तो आप तो वो ही फ्री में एक्सपोज हो रहे हो। डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे मापदंड ऐसे नहीं हैं, वहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है। तो हो न हो, चाहे आप क्या कर रहे हो बेटा? कोई शौक रख रहे हो, या आपकी हवा ही खराब है, या आपका जॉब है, या आपका घर में ऐसा एक्सपोजर हो रहा है, या आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, या आप ऐसे देश में रह रहे हो, तो याद रखना क्या होएगा? ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, उनका वजह से आपका ये जो ब्रोंकाई है उसमें क्या जाने वाला है? डस्ट, फ्यूम, गैस और केमिकल। वो अंदर जाके बेटा क्या करेगा? इरिटेशन। क्या करेगा? इरिटेशन। इरिटेशन होएगा तो क्या होएगा? सर्टन डिफेंसिव और अडप्टिव चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? तो एक याद रखना, इधर जो म्यूकोसिलियरी एक्शंस होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। दूसरा, इधर ग्लोबुलर सेल जो होती हैं, आने वाला है डस्ट, फ्यूम, गैस और केमिकल। वो अंदर जाके बेटा क्या करेगा? इरिटेशन। क्या करेगा? इरिटेशन। इरिटेशन होएगा तो क्या होएगा? सर्टन डिफेंसिव और अडप्टिव चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? तो एक याद रखना, इधर जो म्यूकोसिलियरी एक्शंस होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। दूसरा, इधर ग्लोबुलर सेल जो होती हैं वो अपने सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, और यहाँ पे जो सब म्यूकोसल एरिया के अंदर ग्लैंड्स होती हैं उनकी जो संख्या है और जो साइज है और जो सिक्रीशंस हैं वह बढ़ जाते हैं। और जब ये सब होता है तो आप देखोगे साहब, एयरवे में बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाएगा। जो सिलियाँ हैं वो इस म्यूकस को साफ नहीं कर पाएंगी,
जो आपका सब म्यूकोसल एरिया उसकी साइज बढ़ जाएगी, तो एयरवे में क्या चेंज हो जाएंगे, सब एयरवे हो जाएगा नैरो, अंदर बढ़ जाएगा म्यूकस, सिलियरी एक्शन आपके क्या हो जाएंगे, जो झाड़ू है आपके एयरवे में वो क्या हो जाएगा, खराब। तो समझो अगर ये आपका नॉर्मल एयरवे था, ठीक है बच्चे, तो इस नॉर्मल एयरवे में अगर आप देखें तो वह ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्यों हुआ, ये साइज क्यों बढ़ गई, ये हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया हुआ है ब्रोंकाई का, क्योंकि नंबर्स एंड साइज ऑफ सबम्यूकोसल ग्लैंड हैज इंक्रीजिंग। अंदर के सिलिया क्या हो गए, खराब, और यहाँ पे क्या भर जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा बच्चे बहुत ज़्यादा म्यूकस। तो मरीज क्या करेगा, 3 महीने तक खांसी खाएगा 2 लगातार सालों में, हम इसको बोलेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो आपको क्या सिंपली याद रखना है, ये याद रखना है कि ये जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, सुनिएगा अच्छे से, ये जितने भी रिस्क फैक्टर हैं वह क्या करते हैं, वह इरिटेशन करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा, एयरवे के अंदर। उससे क्या होता है, डिफेंसिव और अडप्टिव चेंजेस होते हैं। क्या ऐसे चेंजेस होते हैं, तो एक याद रखना, जो म्यूकोसिलियरी रिएक्शन है वो पैरालाइज हो जाएगा, ब्लड ब्लड सेल है वो अपने सिक्रीशन को बढ़ा देंगी, सब म्यूकोसल ग्लैंड है उनकी संख्या, उनकी साइज बढ़ जाएगी और उनके सिक्रीशन भी बढ़ जाएंगे। तो हमारा एयरवे क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, उसमें क्या भर जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस, सिलियरी रिएक्शन क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मरीज के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे क्रोनिक चेंजेस हुए हैं, कहाँ, ब्रोंकाई में, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसलिए बोलते हैं 3 महीने की खांसी वाली कहानी। तो जो भी है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का रिस्क फैक्टर था। याद रखना, रिस्क फैक्टर में आपको पूछ सकता है स्मोकिंग, ठीक है, और बाकी मैं डिफाइन इसको कर दिया। फिर बात आता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है तो क्या फाइंडिंग, तो बेटा साइन और सिम्टम्स का बात है, तो आप वही बोलेंगे जो क्लासिकल फाइंडिंग था कि मरीज को खांसी होती है 3 महीने तक 2 लगातार सालों में। दिन में कैसी अगर होती है बेटा, 10-15 मिनट सो लूँ तो कहता वो ना वही टाइम आए, है ना। खांसी के अलावा क्या होएगा, तो इमेजिन करो थोड़ा, एयरवे के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है और कहीं ना कहीं सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत हो रही है, आपका डिफ्यूजन वेंटिलेशन भी अफेक्ट होएगा। तो मैं बोलूँगा साहब यहाँ पे कफ एक प्रीडोमिनेंट मैनिफेस्टेशन, कि 3 महीने तक खांसी हो रही है 2 लगातार सालों में, और कफ भी कैसा है बेटा, प्रोडक्टिव कफ के अलावा हम क्या देखेंगे, तो हम बोल सकते हैं मरीज के अंदर टेकिपनिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप बोलिएगा, है ना। हम बोलेंगे फटीगनेस और वीकनेस, आप देख सकते हैं हाइपोक्सीमिया होएगा, आप देखेंगे CO2 हाइपरकैपनिया होएगा। ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ब्रोंकाई है वह नैरो हो चुका है, उसमें सिक्रीशन लोडेड है, हवा का अंतर्गमन बहिर्गमन में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि खांसी के अलावा टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगा, हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन का लेवल अंदर कम हो जाएगा, CO2 कहीं ना कहीं बाहर की तरफ एलिमिनेट नहीं होगी, तो आप क्या बोलेंगे, हाइपर कैपनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, है ना। ये हम फाइंडिंग देखते हैं, जब ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है तो आप में फटीगनेस होना, वीकनेस होना, लेथार्जिक होना, आप में एक्टिविटी इंटॉलरेंस होना, ये चीज़ हम देख पाएंगे। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन है जो यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं इस इंडिविजुअल के अंदर जिसको यह प्रॉब्लम, सुन पा रहे हो आप। अब आप देखते हो कि सब CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, मरीज के अंदर साइनोसिस होएगा, मरीज में ब्लूइश डिस्कलरेशन होएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न। और हम बोलेंगे ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, आप एक शब्द यूज करते हैं ब्लू ब्लॉटर, याद रखिएगा इसको,
आधा घंटा चलिए, आधा घंटा ब्लू क्लास ब्लॉटर में का क्या मतलब है? ब्लॉटर का मतलब तो शायद वो फूला हुआ है आदमी, मतलब मोटा है तो उस टाइप छूट से। गया ब्लू का मतलब ब्लूज स्पीड में खड़ा डिस्कलरेशन। रहे। तो ये जो इंडिविजुअल है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसके अंदर हम देखते हैं ब्लू ब्लॉटर। तो ठीक है, ब्लू ब्लॉटर का वजह क्या है? वही मैंने बोला ना, आपका डिफ्यूजन वेंटिलेशन अफेक्ट हुआ, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 क्या है, ज़्यादा है। तो बेटा कहीं ना कहीं साइनोसिस हो रहा है, इसका वजह से वो ब्लूइश दिख रहा है। तो ऐसा फाइंडिंग होएगा। प्रीडोमिनेंट कौन सा फाइंडिंग होएगा? तो याद रखना, खांसी वाला एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पूछ सकता है, और एक ब्लू ब्लॉटर आपको पूछ सकता है। बाकी डिस्निया, टैकीपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीगनेस, वीकनेस, पेल पालर, साइनोसिस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब हम देख सकते हैं इस इंडिविजुअल के अंदर जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रिस्क फैक्टर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत मैंने बताया, और साइनोसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और देखते हैं क्या है। बेटा नेक्स्ट जो टाइप है जिसका नाम है ब्रोंकियोक्टेसिस। ब्रोंकियोक्टेसिस क्या है? तो ब्रोंकियोक्टेसिस भी एक प्रकार का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉनिक इरिवर्सिबल डायलेशन हुआ है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो अनाटॉमिकल है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमने कहीं नहीं लिखा था, कहीं डिफिनेशन में नहीं बोला था कि सूजन आया है, कैसा होगा। हमने बोला अंदर जो हुआ है, बाहर मरीज में ऐसा प्रेजेंटेशन। ब्रोंकियोक्टेसिस क्या है? तो आप बोलिएगा साहब यह एक प्रकार का COPD है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल, याद रखना ये शब्द, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डायलेशन होता है। किसका बेटा? ब्रोंकाई का और ब्रोंक्यूल्स का। जैसे समझो कि ये ब्रोंकाई है, तो आप देखेंगे इधर क्या होएगा, इधर हम देखेंगे इस इंडिविजुअल के अंदर ये जो ब्रोंकाई है, शायद ये ऐसे डायलेट हो। सुन पा रहे हो आप? तो ये जो हो रहा है इंडिविजुअल के अंदर, आप इसको क्या बोलिएगा? ब्रोंकियोक्टेसिस बोलिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोंकियोक्टेसिस? तो आप बोलेंगे अ टाइप ऑफ COPD कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डायलेशन of bronchi and bronchioles at any level into lungs। कहीं पे भी लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, वो अपनी संरचना में विकृति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा अगर घटित होएगा तो आप इसको क्या बोलिएगा? ब्रोंकियोक्टेसिस बोलिएगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है साहब? अगर ऐसा होता है तो आपके जो सिक्रीशंस होंगे उनको यहाँ पे पड़े रहने की जगह मिल जाएगी। दूसरी बात, आपके अंदर जो एक्सपीरेशन होना है, हवा बाहर निकलना है, वो इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ये पाउचेस बने हुए हैं। तो मरीज में सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मरीज के अंदर अंदर इतना पॉजिटिव एयर बना रहेगा कि हवा को अंदर आने और बाहर निकलने में भी दिक्कत होएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होएगा। तो हम ऐसा इमेजिन करें, और अगर ऐसा किसी इंडिविजुअल के अंदर हो जाए, कथा का नाम क्या है बेटा? ब्रोंकियोक्टेसिस है। So it is very simple. A type of COPD that characterized by chronic progressive irreversible dilation of bronchi and bronchioles at any levels into lungs is known as bronchiectasis। नंबर 2, क्या causes हैं? तो जो causes होते हैं हम उसको पूछ सकते हैं, आपको दो भागों में विभाजित करते हैं, कंजेनाइटल causes और acquired causes। कंजेनाइटल causes और acquired causes। कंजेनाइटल causes में अगर आपको पूछे तो याद रखना बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आप देखते हो तो जो एरिया होता है वहाँ पे सिक्रीशन इतने गाढ़े हो जाते हैं कि इंडिविजुअल है वो इनको बाहर निकाल नहीं पाता। उसके बारंबार जो एफर्ट्स होते हैं उनका वजह से क्या होएगा, ब्रोंकाई इवन डायलेट होगी। तो हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। सुन रहे हो आप? अक्वायर्ड कॉजेज, वैसे और भी बहुत सारे, कैटरजिनस सिंड्रोम है, यंग सिंड्रोम है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर। मैं फिर बोलता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो CHO को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, न कि मैं और कोई प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आपको पिन पॉइंट और सीधा क्वेश्चन ही पूछ सकता है जहाँ तक मेरे नॉलेज का संदर्भ है, बाकी पूछने में तो कुछ भी पूछ ही नहीं। तो पहला कॉज क्या हो गया?
कंजेनाइटल कॉज पूछ ले तो क्या नाम है साहब, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अलावा क्या है बेटा, अक्वायर्ड कॉज। अक्वायर्ड कॉज में क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट कॉज है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी इन्फेक्शन। लंग्स के अंदर अगर मैं बोलूँ न्यूमोनिया हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, मिजल्स हुआ है, ये सब के सब ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे लंग्स प्रभावित हुआ है। क्या हुआ है बेटा, हमारा जो लंग्स है वो क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है, इंजुरी हुआ है, ट्रोमा हुआ है ना, अनाटॉमिकल चेंजेस हुए हैं। तो जब अगर ये सब लंग्स में होंगे तो वो ब्रोंकाई में भी होंगे और ब्रोंक्यूल्स में भी होंगे। तो ओवरऑल जो इंटीग्रिटी है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, और उसका वजह से आप देखते हो जो ब्रोंकियल ट्री है वो शायद डायलेट हो जाए। तो हम पल्मोनरी इन्फेक्शन को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और जितने भी ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जहाँ पे लंग्स है वो अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे ब्रोंकियोप्टेसिस होने का संभावना बढ़ जाता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर कोई इंडिविजुअल एस्पिरेट कर रहा है, इमेजिन करो कि ये ब्रोंकियल ट्री है और ये किसी इंडिविजुअल ने कोई भी फॉरेन सब्सटेंस वॉमिटर से उसको अंदर इंजेस्ट कर दिया। अब क्या होएगा, ये जो ब्रोंकियल ट्री है वो तो ब्लॉक हो गया। अब चूंकि आपको हवा का अंतर्गमन बहिर्गमन करने का है ना, तो आप बारंबार कफ करेंगे। तो कफ करेंगे तो ये सिक्रीशन है वो इजीली बाहर तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये जो एरिया है वो थोड़ा सा ऐसा बारंबार एफर्ट से ऐसा हो जाएगा। तो उसका वजह से क्या हो गया, आपका जो ब्रोंकियल ट्री उसका संरचना में विकृति आ गया, है ना। हालांकि एक फायदा ये हुआ कि इधर से हवा थोड़ा बहुत बाईपास ऐसे होता रहेगा। तो हम बोलेंगे ये क्या हुआ, सब ब्रोंकियोप्टेसिस हो गया। तो वोमिटस हुआ, और भी कोई मटेरियल है जो अपर एयरवे के अंदर है, अगर वह ड्रेन होके कहाँ पे आ जाए, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, तो आप ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं उस क्लाइंट के अंदर हो सकता है जिसको यह प्रॉब्लम है। प्रेशर ट्यूमर, प्रेशर फ्रॉम ट्यूमर, लिम्फ नोड और कोई चीज़ से। तो इमेजिन करना थोड़ा सा आप कि कोई, ये आपका ब्रोंकाई है और ये लिम्फ नोड है, ये इसको ऐसा प्रेस करना है, ये प्रेशर हुआ, तो ये एरिया यहाँ से क्या हो गया बेटा, नैरो। अब आप क्या करेंगे, ब्लो आउट करने का कोशिश करेंगे। ट्यूमर तो हटने से रहा, लिम्फ नोड तो हटने से रही, तो ये एरिया ऐसा फैल जाए, तो ये भी कॉज हो सकता है। तो बेटा आपको कॉज में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल मिला के ब्रोंकियोप्टेसिस क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है इन सब सारी प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये हो गया ब्रोंकियोप्टेसिस का। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें ब्रोंकियोप्टेसिस के अंदर, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा, कफ होएगा, कॉपियस डिस्चार्ज होएगा। अपन बहुत बार बोलते हैं 3 लेयर्ड स्पूटम, फीवर होएगा क्योंकि एरिया बना हुआ है, वहाँ सिक्रेशन पड़ा हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा, डेफिनेट फीवर होएगा। खांसी होएगा, खांसी के अंदर कॉपियस सिक्रेशन बाहर आएगा। आप देखेंगे 3 लेयर्ड स्पूटम, आप इस स्पूटम को देखते हैं तो वो क्लियर होता है, थोड़ा सा म्यूकस होता है, डेंस भी होता है, क्योंकि वो यहाँ उस एरिया के अंदर पड़ा हुआ है। हम बाकी देखेंगे वही टेकिकार्डिया, डिस्निया, है ना, वेट लॉस, क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन हो सकता है इस मरीज को जिसको यह प्रॉब्लम। तो बेटा ये हो गया व्हाट यू मीन बाय ब्रोंकाइटिस। हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसका नाम है एम्फाइसीमा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है एम्फाइसीमा। तो पहली बात तो वही है कि यह एक प्रकार का सीओपीडी है। क्या है बच्चे, ये सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो ये सीओपीडी शब्द यूज करा गया है उसके जितने भी गुण हैं उन गुणों को एम्फाइसीमा डिफाइन करता है। मतलब ये क्लासिकल सीओपीडी है, आप ऐसा समझिएगा। क्या होता है इसके अंदर जितने भी एयर स्पेस होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे, समझिएगा बात को, क्या हुआ बेटा, जो भी एयर स्पेस है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होता है, एल्वियोलाई,
एल्वोलार डक्ट और एल्वियोलाई, है ना। आप देखते हैं ये एल्वोलार डक्ट है और ये क्या है बेटा, एल्वियोलाई। मैं तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस टाइप से होते हैं। और ये बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी बेटा, लंग्स की। और इसके थ्रू ही क्या होना यहाँ है, डिफ्यूजन वेंटिलेशन होना है ना। ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, O2 यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे एम्फाइसीमा में, एम्फाइसीमा में बोला है कि जो भी स्ट्रक्चर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे सिचुएट होते हैं उनमें क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंशन हो रहा है। और क्या हो रहा है वहाँ पे, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर ऐसा होता जाए किसी मरीज के अंदर क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल, तो उसका नाम है एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो चेंजेस हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, ब्रोंकियल ट्री में, ठीक है। ब्रोंकियोएक्टेसिस में क्या हुआ था, डायलेशन हुआ था किसका, ब्रोंकियल ट्री का। इधर क्या हो रहा है, इधर याद रखना, स्ट्रक्चर सिचुएटेड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे सिचुएटेड है ये वाला, उसमें क्या हो रहा है, डायलेशन, डिस्टेंशन, डिस्ट्रक्शन। या तो ये गुच्छे हैं अंगूर के, वो फूल रहे हैं, फैल रहे हैं या फट रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होएगा बेटा, एक एक आपकी जो यूनिट है, इमेजिन करिएगा, एक एक आपकी जो यूनिट है, जैसे हमने ड्रॉ करी, एक यूनिट को ड्रॉ करा तो शायद वो AC है। इधर क्या होएगा साहब, एक एक जो यूनिट है वह AC कुछ होने लग जाएगी। और आप देखोगे ये जैसे अंगूर के गुच्छे हैं, है ना, ये फूटने लगेंगे, फूटने लगेंगे तो ये एक सिंगल बड़ी यूनिट में से तब्दील हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इमेजिन करूं, ऐसा अगर किसी मरीज के अंदर कैसे हो रहा है बेटा, क्रॉनिक हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डायलेशन, डिस्टेंशन, डिस्ट्रक्शन, किसका हो रहा है, ऑफ स्ट्रक्चर सिचुएटेड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो उसका नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो भी शब्द है उसका मतलब है ओवर इन्फ्लेट होना, हाइपर इन्फ्लेट होना, फूलना, फैलना, ऐसा इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं यह एक प्रकार का COPD है, ठीक है साहब, जहाँ पे क्या हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल हो रहा है। क्या हो रहा है क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल, तो बोलिएगा साहब, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल डायलेशन, डिस्टेंशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एयर स्पेस बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, नाम है इसका अस्थमा। क्या होएगा, तो बोलना, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल, डायलेशन, डिस्टेंशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर situated beyond terminal bronchioles। तो क्या होएगा, नंबर ऑफ एल्वियोलाई, साइज ऑफ एल्वियोलाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, क्या हो जाएंगे, लॉस्ट। और एक ऐसा लंग्स बचेगा जिसमें नंबर ऑफ वायबल एंड फंक्शनल यूनिट जो होंगी
वह नहीं बचेंगी। कथा है एम्फाइसीमा, सुना आपने? तो ध्यान रखिएगा एम्फाइसीमा में क्या हुआ है। तो क्रॉनिक, लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डायलेशन डिस्टेंशन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सिचुएटेड बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कहने का मतलब किसका? एल्वियोलाई। क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ एल्वियोलाई जो हैं वो फैल रही है, फूल रही है और फट रही है, और धीरे धीरे करके आप फेफड़े के अंदर जितने भी यूनिट्स हैं उनके साथ ऐसा होना चालू हो जाएगा। जब ऐसा होना चालू हो जाएगा तो एक समय आएगा कि फेफड़े में, लंग्स के अंदर जो वायबल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो काम करती है डिफ्यूजन और वेंटिलेशन का, वह लगभग कम रह जाएंगी, नहीं बचेंगी, और बचेंगी तो यूजलेस बचेंगी, है ना। और ऐसा समय आएगा कि फेफड़ा तो है, लंग्स तो है, लेकिन लंग्स के अंदर जो यूनिट है वायबल, वही बात है, ब्रेन तो है लेकिन ब्रेन के अंदर जो फंक्शनल न्यूरॉन्स है वह नहीं है। चाहे ब्रेन कितना भी बड़ा हो, आप यूजलेस ही मानेंगे। तो ऐसा होने वाला है उस मरीज में जिसको एम्फाइसीमा है। तो ठीक है, ये हुआ सब एम्फाइसीमा क्या है, ठीक है। और आपके लिए ये है कि एम्फाइसीमा इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी वेयर व्हाट एग्जैक्टली हैपन, abnormal distension of air space beyond terminal bronchial with the destruction of wall of alveoli, इसको बोलते हैं, है ना। तो ये है सब एम्फाइसीमा, और इसके अंदर हम देखते हैं ऐसा होएगा, ऐसा हम कहेंगे, है ना। तो आप समझ गए, ऐसा मैं आशा करता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ कि एम्फाइसीमा में क्या होना है। तो बोलना साहब, एक ऐसा समय आएगा कि लंग्स दिखने में तो रहेगा लेकिन उसके अंदर वायबल एंड फंक्शनल यूनिट्स जो होती हैं वह ना के बराबर होगी। और याद रखना ये इंटरेस्टिंग बात कि इस फेफड़े में इमेजिन करो कि 100 यूनिट थी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कहीं नोट्स मत बना देना। अब उसके अंदर मैं समझा रहा हूँ कि 50 यूनिट तो फैल गई, 25 यूनिट हट गई, 25 यूनिट वर्किंग कंडीशन में है, तो ये फेफड़ा हो जाएगा बड़ा क्योंकि फैलने के बाद। अब आएगा साहब ये जो 25 यूनिट हैं, ठीक है, उनसे काम करवाना है, तो ये जो फैली फूली हैं उनको भी संकुचित करने में जोर आएगा। मतलब एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 25 तो पेडल है, बाकी 25 हैं वो अबाउट पेडलिंग की तरफ हैं, और ओनली 25 और बच्चे हैं, ये 50 तो पेडल हैं, 25 ऐसे हैं, और 25 जो हैं वो ठीक है। तो ये जो 25 अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ाने और समझाने में टीचर को इतना जोर आएगा क्योंकि उसको इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। ये पढ़ने से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं साहब, अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मेरे को इनको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर करना पड़ेगा, तो आपका फेफड़ा बेटा ऐसे ही हो जाएगा, फैल जाएगा पूरा का पूरा। और वायबल और फंक्शनल यूनिट से काम करवाने के लिए आपको इतना जोर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला है। और एक समय आएगा कि मरीज है वह रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। तो ऐसा अगर होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है बच्चे। तो ये था साहब एम्फाइसीमा क्या है। नेक्स्ट बात आता है रिस्क फैक्टर क्या है बच्चे। तो रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखिएगा, जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि उस व्यक्ति के अंदर एक एंजाइम होता है बच्चे, ये एल्वियोलाई होती है ना, और यहाँ पे एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम, ये जो एंजाइम है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कीमोकाइंस, प्रोटीएज, इलेस्टेज रिलीज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो होता क्या है, कुछ इंडिविजुअल हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का। अब जब डेफिशिएंसी होएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम का, है ना, तो यहाँ पे अगर कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है तो
तो ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वह इसके द्वारा काउंटर नहीं होएगा, और नहीं होएगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इंजुरी है, डिस्ट्रक्शन है, उसका प्रोसेस अनरेगुलेटेड होएगा। तो याद रखना, ये एंजाइम आपको पूछ ले तो इसकी डेफिशिएंसी होना मरीज के अंदर एल्वियोलाई में जो प्रोटेक्शन होता है उस प्रोटेक्शन को नहीं होने देता, और जो भी एल्वियोलाई में इन्फ्लामेटरी इवेंट्स होंगी वह विदाउट रेगुलेशन होगी और आप देखोगे डिस्ट्रक्शन हैपन होने लगेगा। तो हम बोलते हैं यार ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऐसे व्यक्तियों में। इसलिए हम अगर ऐसा ही बात है तो उसी को फैमिली हिस्ट्री में ले आते हैं। 40 साल से आगे की जब उम्र होती है तो इंडिविजुअल के अंदर वैसे ही वियर एंड टीयर थ्योरी अप्लाई हो जाती है, चाहे वह लंग्स है, चाहे वह बॉडी है, चाहे वह और कुछ है, सब में आप देखते हो क्षीणता आने लगती है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, डीनेचुरेशन होने लगता है, अनरेगुलेटरी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हैपन होने लगते हैं। तो एज अबव 40 को भी हमने रिस्क माना है, मेल को भी रिस्क माना है हमने फीमेल के कंपैरिजन में। अगर मरीज के अंदर कोई क्रोनिक कंडीशन पहले से लंग्स की मौजूद है, जैसे क्लाइंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ऑलरेडी आप बोलते हो कि ऐसे इंडिविजुअल के अंदर तो जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है ना, तो डिस्ट्रक्शन की संभावनाएं क्या हो जाएंगी बेटा, बढ़ जाएंगी। बाकी अगर मरीज में हिस्ट्री है स्मोकिंग की, ऐसा कोई काम करता है, ऐसे एरिया में रहता है और ऐसा इन्फेक्शन होता है, तो बेटा ये जितने भी इंडिविजुअल हैं, अब इसमें क्या जा रहा है, स्मोक जा रहा है, फ्यूम जा रहा है, डस्ट जा रहा है, गैस जा रहा है, केमिकल जा रहा है, और बैक्टीरिया जा रहा है ना, वायरसेस जा रहे हैं। तो हुआ क्या, सिंपल सा बात है, ये जितने भी रिस्क फैक्टर हैं वह एल्वियोलाई में क्या करेंगे, इरिटेशन, क्या करेंगे बेटा, इरिटेशन, और उस इरिटेशन का वजह से क्या होएगा, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी तत्व रिलीज होंगे। सर क्या रिलीज होंगे, इन्फ्लामेटरी तत्व रिलीज होंगे, है ना, जैसे क्या, प्रोटीएजेस, एलेस्टेज, कोलेजिनेस, और ये क्या करेंगे साहब, ये स्ट्रक्चरल डैमेज करेंगे। एल्वियोलाई का, और जब ये स्ट्रक्चरल डैमेज करने लगेंगे तो ताजुब की बात देखना, इनको रोकने वाला जो तत्व है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वो वहाँ पे मौजूद नहीं। तो बात समझना ये कि अगर कोई इंडिविजुअल में ये रिस्क फैक्टर हैं तो उसका वजह से क्या होना है, एल्वियोलाई में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, इरिटेशन होने वाला और इन्फ्लामेटरी इवेंट्स होने वाले। और ये जो इन्फ्लामेटरी इवेंट्स हो रही हैं उनको रोकने वाला तत्व वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये तत्व क्या करेंगे, वहाँ रिलीज होंगे, और रिलीज होके क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल डैमेज करेंगे एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई कैसी हो जाएगी, एल्वियोलाई साहब डिस्टेंड हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सुन रहे हो क्या, एल्वियोलाई क्या हो जाएगी बेटा, आइदर डिस्टेंड हो जाएगी, आइदर डैमेज हो जाएगी, वही फैलना फूलना फटना। और अगर ऐसा एल्वियोलाई के साथ होने लगेगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया, एम्फाइसीमा। ये याद रखना है, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट में। तो क्या हुआ, मरीज के अंदर रिस्क फैक्टर थे ये वाले, उनका वजह से इरिटेशन हुआ एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ वह अनरेगुलेटेड, और जब वो अनरेगुलेटेड होएगा बच्चे तो कहीं ना कहीं मरीज के अंदर डिस्ट्रक्शन डैमेज होएगा एल्वियोलाई का और स्ट्रक्चर, आप बोलेंगे एम्फाइसीमा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सब। फिर हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ, आप इसको एम्फाइसीमा कर सकते हो और सीओपीडी को भी, इसमें दोनों चीज़ें मिक्स है ना। तो आप याद रखिएगा क्या क्लिनिकल फाइंडिंग हो सकती है एक मरीज को एम्फाइसीमा। तो थोड़ा आप पहले इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, सब लंग्स तो है लेकिन ये जो लंग्स है उसमें फंक्शनल और वायबल यूनिट नहीं है बेटा।
और अगर फंक्शनल और वायबल यूनिट नहीं है तो डिफ्यूजन वेंटिलेशन क्या होएगा, अफेक्ट होएगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे, क्रोनिक प्रोग्रेसिव प्रेजेंटेशन होएगा मरीज में, धीरे धीरे करके बढ़ते हुए क्रम में मरीज के अंदर फाइंडिंग्स आएंगी। इनिशियली जो फाइंडिंग्स है वो विद एक्सर्शन आती हैं, बाद में विदाउट एक्सर्शन आती है, और बाद में इवन रेस्ट कंडीशन में आने वाली। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे जो प्रेजेंटेशन है क्लाइंट के अंदर वह वर्स्ट और वर्स्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट तो जा रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं, क्या फाइंडिंग होएगा सब, कफ होएगा क्लाइंट को, क्या होएगा साहब, खांसी होएगा। आप देखेंगे क्या होएगा, खांसी क्यों हो रहा है, वही सब एल्वियोलार इरिटेशन है, सिक्रीशन बन रहा है, आप उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। मरीज के अंदर कंपनसेटरी क्या हो रहा है, टेकिपनिया, कंपनसेटरी क्या हो रहा है, डिस्निया। शायद मरीज में क्या होने लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि आप देखते हो इस लंग्स से काम करवाना है, इस फेफड़े से काम करवाना है, तो आपको उन वायबल यूनिट को फंक्शन में लाना है, क्योंकि बॉडी का जो 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 डिमांड है वो तो सेम है, बॉडी का तो जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। अब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, मुहैया कौन कराने वाला है, लंग्स कराने वाला है। क्या लंग्स में वायबल यूनिट है, बॉडी को फर्क नहीं पड़ता चाहे है या नहीं है, मेहनत कर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का रूप आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा के पूरा। हमको श्वास चढ़ने लगेगी, श्वास फूलने लगेगी, और फूलने लगेगी, ऑर्थोपनिया, बैठे बैठे इंडिविजुअल पोजीशन को अल्टर्ड कर देगा, ट्राइपॉड पोजीशन को अज्यूम करेगा, मुंह खोल के रेस्पिरेशन लेगा। जब आप उसके रेस्पिरेशन को देखते हो तो आप ताजुब करोगे, जो एक्सपीरेशन होता है मतलब श्वास छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है अंदर, हाइपर इन्फ्लेशन, फैलना फूलना। अब उस स्ट्रक्चर को आप जब ऐसा रिकॉइल करने का कोशिश करेंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड एल्वियोलाई है, हाइपर इन्फ्लेटेड एल्वियोलाई है। अगर एल्वियोलाई ऐसी होती तो वो इजीली क्या हो जाती साहब, इजीली डिफ्लेट और इन्फ्लेट हो जाती। लेकिन जब वो हाइपर इन्फ्लेटेड है तो उसको संकुचन करने के अंदर आपको जोर आएगा, और एक्सपिरेशन करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अंदर डेड स्पेस बढ़ गया, हवा भरी पड़ी हुई है उस फैले फूले हुए स्ट्रक्चर के अंदर। तो पूरे फेफड़े को संकुचित करने में मरीज को बहुत ज़्यादा जोर आने वाला है। हम ऐसा इमेजिन करेंगे इस मरीज को, है ना। तो ये फाइंडिंग में बेसिकली देखा जाए तो आप यही बोलेंगे कि इनिशियली जो फाइंडिंग है वो विद एक्सर्शन होती है, फिर एक्सर्शन, विदाउट एक्सर्शन होने लगती हैं, फिर इवन रेस्ट कंडीशन में होने लगती है, फिर इवन बस सिनेरियो आता है कि मरीज के अंदर 24/7 शायद मरीज में फाइंडिंग रहेगी। फाइंडिंग के अलावा हम खांसी देखते हैं, टेकिपनिया देखते हैं, टेकिकार्डिया देखते हैं, डिस्निया हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, इवन एक्सपिरेशन में ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हुआ प्रतीत होता है हमारा जो इंडिविजुअल है। अब आप जब देखते हो तो नॉर्मली क्या होता है सब, नॉर्मली ये डोम शेप डायफ्राम है और ये आपका फेफड़ा है, इमेजिन कीजिए, है ना। अब क्या होता है जब हाइपर इन्फ्लेशन और ये सब कहानी होती है बेटा, तो ये जो फेफड़ा है उस वो भी फूलने लगता है इसमें, और वो इस डायफ्राम के ऊपर कंप्रेशन मारता है, ऐसे हो जाता है। और आपका डायफ्राम हो जाता है ऐसा फ्लैट। अब वही मैंने बात बोला था, आपका जो लंग्स है वो क्या हो गया, हाइपर इन्फ्लेटेड। आपका जो डायफ्राम डोम शेप था वो कैसा हो गया बेटा, फ्लैट डायफ्राम। ये याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ना। अब मेरे को इसको संकुचित करने का है, तो मेरे को एक्सेसरी मसल्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा साहब, मैं अब्डोमिनल मसल को यूज़ करूँगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन करूँगा, नेज़ल फ्लेयरिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि फेफड़ा बहुत ज़्यादा फूला फैला है, उसको संकुचन प्रकुंचन करने में जोर आएगा। तो हम देखते हैं यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स, है ना। अब मरीज ऐसा कर रहा है उन यूनिट को, जैसे मैंने बोला ना 5, 10, 15, 20% जो वायबल यूनिट है उनको काम करवाने में वो एफर्ट्स कर रहा है।
और ये जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि हमको लगता है कि ये जो मरीज है वो मेहनत कर रहा है। ये मरीज क्या कर रहा है बेटा? मेहनत कर रहा है। और उसका चेहरा है, मेहनत का वजह से आपको लगेगा जैसे चेहरा में खून खोल रहा है, लाल कलर का हो रहा है। ठीक है, तो उसका फेस को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो जो फेस के अंदर ब्लड रश कर रहा है, तो ये मेहनत करता हुआ इंडिविजुअल लगता है। अगर आप देखोगे तो इसकी जो मेहनत है उसके साथ साथ वो पफ बनाते हुए एक्सपिरेशन कर रहा है, उस टाइप से एक्सपिरेशन कर रहा है। तो हम एक शब्द यूज करते हैं पिंक पफर। कि ब्लू ब्लॉटर था, ये तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, याद रखना, इसको इधर से हटा दें। पिंक पफर, चेहरा उसका लाल है, श्वास लेने के एफर्ट्स कर रहा है, और वह कहीं ना कहीं जैसे पफ आउट कर रहा है, पफ बना रहा है मुंह के पाउच का, है ना। तो हम देखते हैं पिंक पफर। पिंक पफर ये इंडिविजुअल करता हुआ मिलता है। तो हम देख रहे हैं मरीज के अंदर ये सब चीज़ें होने वाली हैं। वो बहुत ज़्यादा एसेसरी मसल्स का यूज़ करेगा, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा रेस्पिरेशन में, नेजल फ्लेयरिंग होएगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होएगा, यूज़ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स होएगा, चेहरा उसका लाल हो जाएगा, पफ बनाता हुआ वह प्रतीत होता है, मेहनत करता हुआ वह प्रतीत होता है। हमको लगता है यार इस फाइंडिंग को हम बोलते हैं पिंक पफर। विजिंग हो सकता है, मरीज का चेस्ट बैरल हो सकता है ना। तो ये याद रखना, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, डायफ्राम कैसा हो गया? फ्लैटन। जब फेफड़े फूले हैं और फैले हैं तो बेटा क्या होएगा? जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है वो ट्रांसफर डायामीटर जो होता है चेस्ट का उससे ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसफर डायामीटर से एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम उस चेस्ट को बोलेंगे बैरल चेस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्लासिकल फाइंडिंग। क्या? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैटन डायफ्राम, दो, बैरल चेस्ट। व्हाट मीन बाय बैरल चेस्ट? anterior posterior diameter of chest is increased as compared to transverse diameter of chest। तो बैरल नुमा चेस्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि फेफड़ा पूरा ज़्यादा फैल गया। क्लबिंग ऑफ फिंगर, बेटा क्लबिंग ऑफ फिंगर क्यों होएगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। आप देखोगे उसकी जो उंगलियां होंगी वो स्पून शेप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी साहब? स्पून शेप। उसके पीछे का वजह क्या है? उसके पीछे का वजह सिंपल है कि साहब मरीज के अंदर पेरिफेरल एरिया के अंदर अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा है, अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। मरीज में तो क्रॉनिक हाइपोक्सिक सिचुएशन है, क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया है। तो इमेजिन करना कि ये फिंगर है, तो ये आपका नेल बेड है ना, और ये आपका टर्मिनल स्ट्रक्चर है जहाँ की कैपिलरीज हैं। अब क्या होएगा? ये जो टर्मिनल स्ट्रक्चर की कैपिलरीज हैं, अब इन एरिया के अंदर क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया का वजह से ऑक्सीजन इतना डिलीवर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक एज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन आप देखोगे जो वेसल्स हैं वो ऐसा ग्रो करने लगेगा। तो ज़्यादा वेसल्स ग्रो होएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड है वो ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो या आप देखोगे मरीज का जो फिंगर्स है वो क्लब्ड हो जाएगा, हम बोलेंगे स्पून शेप फिंगर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, मरीज के अंदर हो सकता है। तो वही सब हमने लिखा था, आपको ध्यान में रखना है। फ्लैटन डायफ्राम, फ्लैटन डायफ्राम, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, पिंक पफर, क्लबिंग ऑफ फिंगर, बैरल चेस्ट। बेटा ये सब फाइंडिंग है जो आपको पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाली है? होने वाला है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, जैसे ये फेफड़ा है और यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेटेड एरिया बने हुए हैं, अगर ये जो पाउचेस हैं, है ना बेटा, ये से रप्चर्ड हो जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर का क्या होएगा? सब एटमॉस्फेरिक एयर जो है वह ऐसा आएगा, हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो क्यों हुआ? ड्यू टू रप्चर्ड ऑफ पल्मोनरी ब्लैप्स। पल्मोनरी ब्लैप्स। तो अगर देखा जाए प्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं मरीज को जिसको एम्फाइसीमा है, तो हमने देखा था कि ये जो प्रेजेंटेशन है इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस भी
हो सकती हैं। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो हमने देखा है ना, उसका वजह क्या था बेटा? रप्चर्ड ऑफ पल्मोनरी फ्लैप्स। क्योंकि अगर आप देखते हो तो फेफड़े के अंदर जो पेरिफेरी एरिया होता है वहाँ पे जो ओपन एयर के पाउचेस बने हुए हैं, जो बुले बने हुए हैं, पर लंग्स के पेरिफेरी में फटते हैं। उसका वजह से आप देखते हो एटमॉस्फेरिक एयर है और प्लूरल स्पेस में ट्रेवल कर जाता है। आप इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कोर पल्मोनेल। पूछा हुआ प्रश्न हो सकता है ये। कोर पल्मोनेल क्या है? कोर पल्मोनेल का मतलब है कि मरीज को सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है, उसके साथ उस क्लाइंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुआ है और लेटर ऑन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। तो ये जो कंडीशन है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कोर पल्मोनेल। ठीक है, क्या वजह क्या है? वजह सिंपल है कि जो लंग्स है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई के साथ साथ जो एल्वियोलार कैपिलरीज बेड है वह लंग्स में क्या हो गया? कम हो गया। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स के थ्रू कहाँ जाता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ के जो रास्ते हैं वो नष्ट हो गए। तो ब्लड को लंग्स में भेजने के लिए इस वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एफर्ट्स बढ़ा के उसमें क्या होना है? पहले तो हाइपरट्रॉफी, और फिर भी अगर इसके अगेंस्ट नहीं भेज पाए लंग्स के अंदर तो क्या होना है? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो हम देखते हैं ऐसा होने वाला है। तो आप उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोल पल्मोनेल बोलते हैं। अब जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होएगा तो उसमें क्या फाइंडिंग आएगा? सिस्टमिक कंजेशन। क्योंकि जो भी सुपीरियर और इंफीरियर वेने केवा है वहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में नहीं आ पाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल आगे की तरफ ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर होएगा राइट एट्रियम में, फिर होएगा सुपीरियर इंफीरियर वेने केवा में, फिर होएगा उनसे जुड़ी हुई वेन्स में, उनसे जुड़ी हुई वेन्यूल्स में। तो हम बोलेंगे पूरा सिस्टमिक चैनल में कंजेशन है ना। मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है क्योंकि हाइपोक्सीमिया हो रहा है ना। मरीज के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट है वो बची ही नहीं। आप देखते हो सीएनएस प्रेजेंटेशन हो सकता है क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इनफ नहीं है। तो आप देखोगे सीएनएस है वो रिएक्ट करने लगेगा और मरीज के अंदर कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, जैसे घबराहट है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, एंजाइटी अप्रीहेंशन है। ऐसा हम इमेजिन करते हैं इस मरीज के अंदर जिसको इस प्रकार का क्या है सा प्रॉब्लम। तो ये हो गया प्रेजेंटेशंस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ सीओपीडी और एम्फाइसीमा, है ना। तो आप उस मरीज के अंदर ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ये एक डायग्राम है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो चेंजेस हैं वो ब्रोंकाई में हुए हैं। आप देखिएगा पहले हेल्दी ब्रोंकाई कैसे हुआ करता था, फिर मैंने कहा कि साहब ये हाइपरट्रोफी हो जाता है इस एरिया का, है ना। अंदर जो सिक्रीशंस हैं वो लॉर्ज होने लगते हैं। तो हमने देखा कि साहब नैरो हो गया, सिक्रीशन स्टिकी हो गए, अंदर लॉर्ज होने लग गए। अब आप देखोगे एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा। आपने इसको क्या बोला बेटा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अभी एम्फाइसीमा में क्या हुआ? एम्फाइसीमा के अंदर ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है वो बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। अभी क्या होएगा, इधर अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो रहा, लेकिन ये जो यूनिट्स हैं वो बस्ट होने लगेंगे। जैसे इमेजिन करो ये बस्ट होने लगेंगी तो ये तब्दील हो जाएंगी एक बड़े सिंगल पाउच के अंदर, बुले बोलेंगे जिसको आप, है ना। फिर उसके नीचे का स्ट्रक्चर एसोसिएट होएगा नहीं और कहीं ना कहीं जो डिफ्यूजन वेंटिलेशन है वो अफेक्ट होएगा। तो ऐसा हमने देखा
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकियोक्टेसिस में और एम्फाइसीमा। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकते हैं सीओपीडी। अब बच्चों, इसके पहले हम डिस्कस करते हैं अस्थमा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने क्या पढ़ाया था अब तक, सीओपीडी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। फिर मैंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फिर उसके रिस्क फैक्टर पढ़ाए, फिर उसके साइन और सिम्टम्स पढ़ाए, फिर ब्रोंकियोक्टेसिस, उसके कॉजेस पढ़ाए, फिर उसके साइन और सिम्टम्स, एम्फाइसीमा, उसके रिस्क फैक्टर और उसके साइन और सिम्टम्स, है ना। अब हम देखेंगे अस्थमा। अस्थमा, उसकी टाइप, उसके अंदर साइन और सिम्टम्स, और फिर एक साथ सबका देखेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। किसका? सीओपीडी का, ऑब्लिक अस्थमा का। तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, अस्थमा क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशन क्या होता है। और जैसे अस्थमा समाप्त होएगा तो फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीओपीडी, ऑब्लिक अस्थमा एंड मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, ऑब्लिक अस्थमा। ऐसा हमको डिस्कशन करना है। तो अभी 5 से 10 मिनट का ब्रेक देते हैं और उस ब्रेक के बाद हम अस्थमा से पोर्शन को चालू करते हैं।